एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज में लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था। एक एक लाइन एक एक वर्ड हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.9 और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए आप एनसीईआरटी ओपन कर लें। क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 एनसीईआरटी। इसके साथ आपके पास एक नोटबुक भी होना चाहिए, सो दैट कि जो कुछ मैं यहाँ पे लिखूँ, जो कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, उसको आप नोट करते रहें। इससे आपके पास एक नोट भी तैयार हो जाएगा, एक शॉर्ट नोट काइंड ऑफ, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 1.9 की बात की जा रही है। बोला है दो चार्जेस है, एक है 10 प्लस का 10 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम और एक है -10 माइक्रोकूलम। ये दोनों चार्जेस 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला, एट पॉइंट पी ऑन एक्सिस, मतलब एक्सिस पर एक पॉइंट है पी जो कि 15 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो एक तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इसका जो बी पार्ट है उसमें दूसरा पॉइंट है क्यू, वो भी 15 सेंटीमीटर अवे है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैसे डायग्राम इन्होंने दिखा रखा है कि पहला कंडीशन ये वाला है, एक चार्ज यहाँ पे -10, ये है +10 कूलम कूलम का चार्ज, इनका सेंटर ये रहा। सेंटर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, और इसी लाइन को हम एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलते हैं। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलते हैं। तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जबकि सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, ये चार्जेस यहाँ पे है, सेंटर ये है, और यहाँ से 15 सेंटीमीटर इस वाले पॉइंट पर क्यू है। क्यू चार्ज नहीं है, क्यू एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। तो देखिए, अच्छा इसमें ठीक है, और उन्होंने क्या बोला देखो, फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस चार्ज। देखो होता क्या है, जब भी हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, ये रहा माइनस चार्ज, ये रहा प्लस चार्ज, और सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाते हैं। इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि, एक मिनट, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो इधर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव का चार्ज है, और इस नेगेटिव वाले की वजह से फील्ड इधर होगा क्योंकि ये नेगेटिव वाला चार्ज है। दूसरी बात ये है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने बड़ा वेक्टर बनाया है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है, जबकि ये कम डिस्टेंस पर है। प्लस वाला चार्ज पॉइंट पी के नज़दीक है। तो ऐसा लिख सकता हूँ कि इस पॉइंट पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू प्लस क्यू, और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, इतनी बात अभी तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि प्लस क्यू की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो वो वैल्यू आएगी। अच्छा, वैसे ये भी देख लेते हैं कि इस चार्ज से प्लस क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये वाली डिस्टेंस है, कितना दिया है इन्होंने, 5 मिलीमीटर दिया है ना। तो ये है 5 mm। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, ये है 15 सेंटीमीटर में से मुझे घटाना पड़ेगा 2.5 मिलीमीटर, तब ये डिस्टेंस आएगी। ये वाली डिस्टेंस 15 में से जब मैं 2.5, क्यों 2.5, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस है 2.5 और ये टोटल है 15, तो ये कितना होगा, 15 सेंटीमीटर माइनस 2.5 मिलीमीटर। वो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा
कि ये डिस्टेंस हो जाएगी 15, इसको मैं 150 मिलीमीटर लिख सकता हूँ और इसको 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये फाइनली हो जाएगा 150 बोले तो 147.5 मिलीमीटर, या इसको आप लिख सकते हो 14.75 सेंटीमीटर। आप देखोगे इन्होंने कैलकुलेशन में ये सारा कुछ किया होगा। ये देख रहे हो, 15 माइनस 0.25 किया है, इतना ही आ जाएगा। साथ में देखो क्या किया है इन्होंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखा है बस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये ना कूलम लॉ पे यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू जो बनेगा वो बनेगा 9 × 10⁻⁹। मैंने क्या की डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। क्यू की वैल्यू कितनी है, इन्होंने खुद बोल रखा है कि जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम का है, तो 10 × 10⁻⁶, तो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखना है, और आर कितना है 14.75 सेंटीमीटर, तो 14.75 आर स्क्वायर करते हैं ना इंटू 10⁻⁻²। -2 क्यों, क्योंकि एमकेएस में कर रहा हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपको मिलेगा 4.13 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। ठीक है, फिर हमने ऐसा देखा कि यार ये जो माइनस वाला चार्ज है, ये जो माइनस वाला चार्ज है, इसके वजह से इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहोगे तो वो कैसे लिखेंगे। पहली बात, यहां से चार्ज तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। अब मुझे 15 सेंटीमीटर तो ओवरऑल पहले था सेंटर से, एक मिनट, 15 सेंटीमीटर तो यहाँ से है, प्लस उसमें 2.5 मिलीमीटर और जोड़ना पड़ेगा, 0.25 बेसिकली जोड़ देना होगा, तो ये हो जाएगा 15.25। तो ये जो डिस्टेंस बनेगी ना, ये बनेगी 15.25 सेंटीमीटर। तो बस ई ड्यू टू माइनस क्यू लिखते हैं। ई ड्यू टू माइनस क्यू अगर लिखोगे तो बनेगा के क्यू, क्यू कितना है 10 × 10⁻⁶, के क्यू बाई आर, आर कितना है 15.25 × 10⁻²। ये मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, स्क्वायर कर दिया। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें या आपके पास कोई भी तरीका हो जिससे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये वाली 3.86। अब बात आती है कि इस वाले पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगा वो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। तो यही रीजन है कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट बनेगा वो बनेगा ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू, और ई ड्यू टू प्लस क्यू जो हमने कैलकुलेट किया था वो था 4.13 10⁻⁶, माइनस ये था 3.86 10⁻⁶। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आ जाएगा 2.7 × 10⁻⁵। ये मैंने यहाँ से देखा रिजल्ट। ठीक है, ये जो अलोंग बीपी बोला है इसका क्या मतलब है, देखो भाई जैसी बात है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आना है तो अलोंग बीपी बोला है। ठीक है,
तो आपने देखा कि इतना न्यूटन पर कूलम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है एट पॉइंट पी। फिर अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया है, इन दिस एग्जाम्पल द रेशियो इज क्वाइट लार्ज। अब इन्होंने क्या बोला है ना कि यार अगर शॉर्ट डाइपोल हो, ये तो बेसिक तरीका था, ये तरीका बेसिक तरीका था जहां हमने डाइपोल की किसी प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं किया। हमने डाइपोल, भले ही डाइपोल था लेकिन हमने उसको डाइपोल की तरह ट्रीट ही नहीं किया। लेकिन अगर हम डाइपोल की तरह ट्रीट करते तो हमारे पास एक बड़ा ही सिंप्लीफाइड सा फॉर्मूला है, E ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू 2kp/r³। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो क्यों ना हम ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर लाए, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब r बहुत बड़ा हो a से। मतलब दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर शॉर्ट डाइपोल। और यहां पे r गिवन है 15 सेंटीमीटर, जबकि 2a गिवन है 5 मिलीमीटर। इसका मतलब a कितना हो गया, 2.5 मिलीमीटर, मतलब 0.25। तो यहां से अगर हम a बाई आर देखें तो a बाई आर कितना बन रहा है, 0.25 डिवाइड बाई, वैसे देखो ना, ये है 0.25, ये है 15। भाई साहब r इज वेरी मच ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर, इज वेरी मच ग्रेटर देन 0.25। ये वेरीफाई हो रहा है। अगर ये वेरीफाई हो रहा है मतलब इस वाले कंडीशन में हम लोग हैं। अगर इस वाले कंडीशन में हैं तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर सही आएगा। तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो वैल्यू रखिए। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है एक्सियल पोजीशन के लिए था ना, तो आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर रखनी है। तो देखिए के पी, पी कितना है, क्यू इंटू 2a, मतलब क्यू इंटू डिस्टेंस। तो क्यू कितना था, 10 इंटू 10⁻⁶। ये काम करते हैं, पी पहले निकाल लेते हैं। पी होता है क्यू इंटू 2a, और क्यू कितना था, क्यू था 10 इंटू 10⁻⁶। 2a मतलब डिस्टेंस कितना था, 5 मिलीमीटर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता चलेगा कि ये बन जाएगा माइनस, ये बना 10⁻⁵ और ये बना 5 इंटू 10⁻�3। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻8। ठीक है, बस वैल्यू रखते हैं। तो E इज इक्वल टू के पी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, के पी 2kp/r³ वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, तो 2k 5 इंटू 10⁻⁸, 2kp/r³। और r कितना है, r है 15 इंटू 10⁻²⁰। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू मिलेगी, देखिए p के बारे में यहाँ पे कैलकुलेट किया है, 5 इंटू 10⁻⁸, ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला मिला, मतलब ये आंसर है 2.6 10⁻⁵। अगर आप इस वाले वैल्यू को देखें और इसके पहले जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था बिना डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट यूज किए, यहाँ 2.7 और यहाँ मिला है 2.6, 0.1 का डिफरेंस है अगर देखा जाए तो, 0.1 इंटू 10⁵ का डिफरेंस है। इसका मतलब यह हुआ कि अपना जो रिजल्ट है ना अप्रोक्सीमेटली सही है, मतलब अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग देखा जाए तो इक्वल ही आ रहा है। तो इसी बात को यहाँ पे इन्होंने बोला है along the dipole moment
along the dipole moment direction AB which is close to the result obtained earlier. सिमिलर तरीके से अगर बी वाले पार्ट को सॉल्व किया जाए तो ये भी आसान है। देखो इन्होंने क्या किया, सेम तरीके से आपको डाइपोल बनाना है सबसे पहले। तो ये रहा माइनस चार्ज, ये रहा प्लस चार्ज, इसको मिला दीजिए। इधर 15 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इसे इसका डायग्राम यहाँ पे बेहतर बना रखा है इन्होंने। ये रहा एक चार्ज, ये रहा दूसरा चार्ज, ये रहा मिड पॉइंट। यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि यार ये जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज आएगा, जबकि इस प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे इस पॉइंट पे तो वो इधर आएगा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा। अब इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर, इस वेक्टर का भी एक कंपोनेंट इधर, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट पता चल जाएगी। और ये जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट थे ये तो कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों इक्वल होने वाले हैं। कैसे पता इक्वल होंगे सर? इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये चार्जेस सेम है। तो यही रीज़न है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाला है मैग्नीट्यूड वाइज। अब रही बात हमारे लिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने की, तो देखो ये डिस्टेंस है 0.25 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस उतना ही हो जाएगा। तो देखिए उन्होंने क्या किया है, हम्म यहाँ देखो अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, और ये देखो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ यहाँ फॉर्मूला क्या लगा है, वही के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर किसके बराबर था, आर बराबर था अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर में जब इस वाले फॉर्मूले में जब इसको रखोगे तो रूट हट जाएगा, यही रीजन है कि देखो यहाँ पे रूट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिली वो 3.99। एकदम सिमिलर तरीके से नेगेटिव चार्ज वाला अगर पता करेंगे तो वो सेम ही आने वाला था, वो तो मैंने पहले बता दिया था। क्लियरली द कंपोनेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स कैंसल along the direction OQ but add up along the direction पैरेलल टू BA। ये क्या कहना चाहते हैं, देखो इनका कहना है कि OQ वाले डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएगा भाई, इस वाले वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट और इस वाले वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट, मतलब OQ वाले लाइन के अलोंग वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जबकि ये वाले जो कंपोनेंट है वो जुड़ जाएंगे। इसी बात को इन्होंने बोला है। Therefore, resultant electric field at Q due to two charges 2 into, अब ये कहां से है देखिए, एक्चुअली अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखिए क्या करते हैं, इसको लिया एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसको अगर आपने ए लिया तो ये बनेगा ई का कॉस थीटा। सिमिलरली ऊपर वाले की वजह से भी ई कॉस थीटा बनेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 2e cos थीटा, 2e cos थीटा।
सो टू तो टू है, ई की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस देखो, बेस 0.25 है, हाइपोटेनियस रूट अंडर मतलब वो आर 15 स्क्वायर प्लस 0.25 स्क्वायर। तो ये लिखा है टू, ये है कॉस थीटा और ये है ई, तो बेसिकली टू ई कॉस थीटा। यहां से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ रही है। अब अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें, ये रहा, ठीक है, तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। अब इन्होंने क्या बोला है कि यार अगर हम डाइपोल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो क्या सेम रिजल्ट मिलता क्या? तो अब इन्होंने क्या बोला कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर शॉर्ट डाइपोल के लिए, ये वाली बात तो हमने पहले वेरीफाई कर लिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो केपी बाई आर क्यूब आता है। अब केपी बाई आर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपने पहले ही वैल्यू निकाल लिया था, 5 × 10⁻⁸। तो केपी बाई आर क्यूब, अब आर कितना है, 15, तो 15 × 10⁻² का होल क्यूब करोगे तो यही ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, ये वाला। और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 1.33, जबकि यहाँ क्या था, ये भी 1.33। ओ हो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। अगेन रिजल्ट एग्रीज विद द ऑब्टेन्ड बिफोर, विद द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बिफोर। तो इस तरीके से इन्होंने सॉल्व करके रखा है इसको, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अगर किसी डाइपोल को आप किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो कैसे बिहेव करेगा, इसके बारे में हमें इस वाले सेक्शन में बताया गया है। तो देखिए क्या बोला है इन्होंने, हम्म, एक एक लाइन पढ़ते हैं इसके बारे में। बोला है कंसिडर अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। आपको कंसिडर करना है परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल का मतलब ये होता है कि जिसके पास ऑलरेडी वहाँ पे ऐसा डाइपोल बना लीजिए, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। एक्चुअली अगर आपको याद हो, मैंने पहले बताया था, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो एक डाइपोल ऐसे बनाते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को ना आप चाहो तो सिर्फ ऐसे डिनोट कर दो, बात एक ही है, पी वेक्टर करके। तो आपको एक परमानेंट डाइपोल लेना है इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल है ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एज शोन इन फिगर बोला है, तो ये इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो डायग्राम बनाया ना, डायग्राम में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है, चलो इधर ही ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन की स्थिति न बने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है, दो ही लाइन ड्रॉ करते हैं सिर्फ, ठीक। आगे क्या बोला है, बाय परमानेंट डाइपोल we mean we mean that P exists irrespective of E. It has not been induced by E. एक्चुअली अभी आपने देखा होगा जब हमने इसके जस्ट ऊपर वाला सेक्शन पढ़ा था, तो उसमें ये भी हमको पता चला था कि जो डाइपोल है वो जरूरी नहीं परमानेंट हो, कई बार डाइपोल इंड्यूस भी होता है। तो इन्होंने बोला है कि हमें ये जो डाइपोल है ना वो इंड्यूस वाला नहीं, एक परमानेंट डाइपोल लेना है, ठीक है। आगे क्या बोला है, द फोर्स क्यू ई ऑन
क्यू एंड फोर्स माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। अच्छा, देखिए अब इन्होंने बोला है कि यार हम ये तो जानते हैं ना, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है और यहाँ माइनस चार्ज होता है, तो इस प्लस वाले चार्ज पर एक फोर्स आ रहा होगा Q टाइम्स E के बराबर। कैसे? जब आप किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी आप किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। अच्छा, फिर हमने देखा कि यार इस वाले चार्ज के ऊपर भी तो फोर्स आएगा Q टाइम्स E, लेकिन नीचे की तरफ क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बात हो गई। आगे क्या बोला? नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। आप देख सकते हैं कि डाइपोल के ऊपर जितना फोर्स नीचे लगा है उतना ही ऊपर लगा है। इसका मतलब इस डाइपोल के ऊपर जो एफ नेट आएगा वो जीरो आने वाला है। तो आप लिख सकते हैं कि एफ नेट जो आया डाइपोल के ऊपर वो जीरो है। ध्यान रहे, हमने अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, वो भी कांस्टेंट। ठीक है। However, the charges are separated, so the force act at different points, resulting in torque on the dipole. आप देख सकते हैं कि इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, और दोनों अलग अलग पॉइंट, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो ये दोनों ही फोर्सेस मिलके इस डाइपोल को कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब भाई सीरीज बात है, इस पॉइंट के अबाउट देखो तो इस फोर्स का एक टॉर्क आएगा, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का एक टॉर्क आएगा, इसका भी एक टॉर्क आएगा। तो ये डाइपोल ऐसे घूमना चाहेगा। When the net force is zero, the torque, जिसको हम कपल कहते हैं, अगर नेट फोर्स जीरो हो तो टॉर्क, लगने वाले टॉर्क को हम कपल कह देते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। ये बोल रहे हैं कि भाई नेट फोर्स जीरो है तो जो कपल है वो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर्म ऑफ द कपल। आर्म ऑफ द कपल का मतलब होता है ये वाला लेंथ। फोर्सेस यहां लगे ना, तो ये वाला लेंथ को बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस। एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग आर्म बोलते हैं। तो बोला कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लगेगा ना, टॉर्क की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? ये हाँ, टॉर्क की वैल्यू आएगी, कैसे निकालेंगे देखो। कोई एक फोर्स इनटू दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्योंकि इन्होंने इन्होंने डायग्राम में ऑलरेडी कुछ एंगल पे माना है, अगर मैं अभी फिलहाल इस वाले कंडीशन में बात करूं तो ये आंसर आएगा 2a, क्यू ई इंटू टू ए के बराबर टॉर्क। लेकिन यही डाइपोल अगर थोड़ा सा रोटेट हो जाए, अगर डाइपोल ऐसा हो जाए, मतलब प्लस चार्ज यहाँ पे है, माइनस चार्ज यहाँ पे है, डाइपोल ने कुछ एंगल बना लिया है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा बन गया है। तो ऐसे केस में एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा, इन दोनों ही फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है, वजह सी बात है कि यही डिस्टेंस हमारा आर्म लेंथ बनेगा। और ये ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो देखिए ये 2a है, तो 2a का साइन थीटा ये लेंथ बनेगा कि नहीं, ये वाला लेंथ 2a का साइन थीटा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझो, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये 2a है तो 2a का ये बनेगा कॉस थीटा और ये बनेगा साइन थीटा। सो इस वाले केस में जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क बराबर होगा
एक फोर्स इंटू दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा 2a sin थीटा। इसी बात को यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे बुक में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो Q इंटू 2a होता है P, तो ये बन जाएगा PE sin थीटा। ठीक है। अब क्योंकि P एक वेक्टर क्वांटिटी है और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ऐसा अगर ए बी साइन थीटा हो तो हम उसको ए क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पी क्रॉस ए बन गया। ये जो रिलेशन लिखा है ना, जो क्या बोला है, इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे बोला ये देखो, अगर ये डाइपोल इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी रखता है, तो आप अगर अपने राइट हैंड फिंगर को इसी डायरेक्शन में कर्ल करें तो आपका अंगूठा किधर पॉइंट करेगा, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। इसलिए बोल रहा है कि इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है। द मैग्नीट्यूड p क्रॉस e is also p sin theta and its direction is normal to the paper coming out of it। 10 ये लिख दिया। यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। फिर क्या बोला, दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल with the field E when P is aligned with E the torque is 0। इसको समझते हैं। भाई ये जो टॉर्क आया है, ये टॉर्क क्या चाहता है कि डाइपोल ऐसे घूम जाए, पर ये डाइपोल जस्ट इमेजिन धीरे 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 आप छोड़ते गए तो ये डाइपोल कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। तो डाइपोल धीरे 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 घूम जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब डाइपोल ऐसा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही। और सोच के देखिए, यहाँ पे है प्लस चार्ज, यहाँ पे है माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर लग रहा होगा, डाइपोल के ऊपर फोर्स, सॉरी चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर लग रहा होगा क्यू, और यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा नीचे क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो दोनों फोर्सेस है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो एक ही पॉइंट से पास करते हैं उनकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाता है। ये जो टॉर्क हम डिफाइन करते हैं ना, फोर्स इंटू उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। ऐसे केस में टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो टॉर्क कितना हो गया। इसका मतलब इस वाले कंडीशन में अगर आपने डाइपोल को छोड़ दिया तो वो इधर या इधर घूमने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, वो ऐसे ही अलाइन रहेगा। क्यों ही घूमेगा, उसके पास टॉर्क तो है नहीं। इसी बात को यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। फिर क्या बोला है, व्हाट हैपन इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अभी तो हमने फील्ड को यूनिफॉर्म लिया हुआ था, लेकिन अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ तब क्या होगा। तो उन्होंने बोला है, इन दैट केस द नेट फोर्स विल एविडेंटली बी नॉन जीरो। भाई जैसी सी बात है, अगर सपोज करो इस वाले केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, तो यहाँ पे Q टाइम्स E1 आता, यहाँ पे Q टाइम्स E2 आता। E1 E2 मतलब अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होते ना, तो ये दोनों वैल्यू अलग आती। अगर ये दोनों वैल्यू अलग आती तो नेट फोर्स जो है ना, अब वो जीरो नहीं बनता। फिर क्या बोला है, नॉन जीरो। इन एडिशन देयर विल बी इन जनरल देयर विल इन जनरल बी अ टॉर्क ऑन द सिस्टम एज बिफोर। तो ऐसे केस में इन जनरल यहाँ पे एक नॉन जीरो टॉर्क लगेगा ही लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहा तो। तो यहाँ पे बना ही देते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, उस कंडीशन में जो अपना डाइपोल है, यहाँ प्लस चार्ज होगा यहाँ माइनस चार्ज होगा, इस पे फोर्स कुछ अलग लग रहा होगा Q टाइम्स E1, इस पे फोर्स कुछ अलग लग रहा होगा Q टाइम्स E2। अब आप अगर नेट फोर्स की बात करेंगे ना, तो ये Q E1 माइनस Q E2 आएगा।
जो कि जीरो नहीं होगा क्योंकि E1 E2 बराबर नहीं है। फिर क्या बोला है? द जनरल केस इज नॉट सो। लेट अस कंसिडर द सिंपलर सिचुएशन व्हेन P इज पैरेलल टू E और एंटी पैरेलल टू A. In either case, the net torque is zero, but there is net force on the dipole if E is not uniform. बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी डीप बातें कर रहे हैं यहाँ पर, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि यार अगर हम ऐसा करें, मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है यहाँ, इसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल आपने ऐसे रख दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। अब इस डायपोल के ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा Q टाइम्स E1, जबकि यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा Q टाइम्स E2। हमें दिख रहा है कि नेट फोर्स जीरो नहीं है, एफ नेट इज नॉट जीरो। कैसे पता है एफ नेट नॉट जीरो? क्योंकि E1 और E2 बराबर नहीं है, तो Q E1 और Q E2 बराबर नहीं है। जबकि हमने एक चीज देखा कि यार टॉर्क तो जीरो है। अब टॉर्क जीरो क्यों हुआ? टॉर्क इसलिए जीरो हुआ क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। तो टॉर्क जीरो है लेकिन फोर्स जीरो नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसी बात को यहाँ पे इन्होंने बट देयर इज नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इफ ई इज नॉट यूनिफॉर्म। फिर आगे क्या बोला है देखो, फिगर 1.20 इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 1.20 इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डायरेक्शन नेट फोर्स इधर, अच्छा, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसके ऊपर कुछ अलग फोर्स है, इसके ऊपर अलग फोर्स है। मान लिया कि इस वाले के ऊपर, यहाँ इस वाले रीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स लेफ्ट साइड होगा। द डायपोल हैज अ नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो रहा है, द नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोला इन्होंने। द डायपोल हैज नेट फोर्स in the direction of increasing field. It is easily seen that P is parallel to E. ठीक है, the dipole has net force in direction of increasing field. डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड तो इधर है और डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इधर है, ये क्या बात है? ये शायद पहले वाले सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब हमारा डाइपोल इस तरीके से रखा था तब की बात है। मजाक सी बात है, सोच के देखो, अगर आपने डाइपोल को ऐसे रखा है तो यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो इस पे फोर्स ज़्यादा होगा, इस पे फोर्स कम होगा, तो ओवरऑल ये डोमिनेट डोमिनेट करेगा। तो नेट फोर्स आगे की तरफ लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ था इस वाले केस में। जबकि सेकेंड वाले केस में अगर बात करोगे तो हमने डाइपोल को उल्टा रखा है, ठीक है, डाइपोल को ऐसे रख दिया जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। तो लॉजिकली मुझे ये पता है कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अगर इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, तो ओवरऑल नेट फोर्स पीछे आ जाएगा। व्हेन पी इज एंटी पैरेलल, व्हेन पी इज पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट था। जब पी पैरेलल होगा ना, उस वाले केस में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जबकि अगर ये एंटी पैरेलल रहा तो इलेक्ट्रिक नेट जो फोर्स आएगा ऑन द डाइपोल इज इन डायरेक्शन डिक्रीजिंग फील्ड, मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इन जनरल द फोर्स डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ई। जाहिर सी बात है कि जो नेट फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड
किस तरीके, सॉरी, जो डाइपोल है वो किस तरीके से ओरिएंटेड है उससे डिसाइड होगा। आगे बढ़ते हैं। This brings us to a common observation in frictional electricity. A comb run through dry hair attract piece of paper. अच्छा, एक कंघा जो हम अपने बालों में अगर उसको रब करें तो वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। द कॉम्ब एज वी नो अक्वायर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन। कंघे के पास फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज आ जाता है, यहाँ तक ठीक है। बट द पेपर इज नॉट चार्ज। भाई पेपर के पास कौन कौन सा चार्ज है? आपने पेपर को कहीं रब तो किया नहीं था, तो उसके पास कोई चार्ज नहीं। व्हाट देन एक्सप्लेन्स द अट्रैक्टिव फोर्स? अब ये क्या कह रहे हैं देखो, इनका कहना है कि जब आप वो कंघा वाला एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप कहते हो कि सर अगर ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर मैं बालों में रब करके उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े को थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को के पास लेकर जाऊं, मान लेते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज है मान लिया, तो अगर मैं इसको कागज के टुकड़े के पास लेकर जाऊं तो ये कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर भी चार्ज होना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि अगर हम कागज का टुकड़ा बस ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब डिवाइड करें तो इसके ऊपर नेट चार्ज होता ही नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा नेट चार्ज है। कंघा में तो हमने कंघा को तो हमने बाल में घिसा था, इसकी वजह से आ गया था इस पे चार्ज, बट इस पे चार्ज नहीं है। फिर भी अट्रैक्शन क्यों आया, इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। टेकिंग द क्लू फ्रॉम द प्रीसीडिंग discussion, the charged comb polarizes the piece of paper. बड़ा ही इंपॉर्टेंट सी बात बता रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब आप इस कॉम्ब को किसी कागज के टुकड़े के पास लाते हो तो होता क्या है, देखो थोड़ा सा जूम करके तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो ये कागज का टुकड़ा है, अब कागज का टुकड़ा वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने का मतलब इसके नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस मतलब एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक तरीके से ओरिएंटेशन उनका बदल जाता है। यही रीजन है कि अब देख सकते हो आप कि ये रहा पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इसको आप दूर लेकर जाओगे आप देखोगे कि प्लस माइनस रैंडमली ऐसे बैठे होंगे, ठीक है, और ये नेट चार्ज इसका 0 होगा। तो कागज के टुकड़े को कंघे ने इसलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि वो कागज के टुकड़े को पोलराइज कर दिया। फिर क्या बोला, इंड्यूसेस द नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखिए माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट आ गया, ठीक है। फर्दर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्ब इज नॉट यूनिफॉर्म। सही बात है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। दिस नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फील्ड makes dipole experience a net force on it. In this situation, it is easily seen that paper should move in direction of the comb. क्योंकि जहाँ सी बात है कि ये वाले जो चार्जेस हैं, ये वाले चार्जेस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक हैं, तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिपल्सन आ रहा होगा इन दोनों के बीच में, लेकिन इसका रिपल्सन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना इन पास वाले चार्जेस का अट्रैक्शन होगा। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ।